पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने किरचॉफ के नियम स्टार्ट किए थे। किरचॉफ का पहला नियम कहता है संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है, सिग्मा आई बराबर 0। या संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा संधि बिंदु से जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है, ठीक है ना। फिर आपने दूसरा नियम देखा, वो कहता है कि किसी लूप में विभवों का बीजगणित योग 0 होता है या प्रतिरोधों का विभव बैटरी के कुल विभव के बराबर होता है। इतना आप इसको देख चुके हो। बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। वैसे किताब में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, पर हम इसके बिना सवाल नहीं कर पाएंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे छोटी सी, KVL लगाने के नियम लिखें आप हेडिंग। KVL अप्लाई करने के कुछ नियम हैं। जैसे KCL आप कैसे लगाते थे, हम संधि बिंदु पर आकर बैठ जाया करते थे, फिर जो करंट आ रहा है उसको प्लस का और जो करंट जा रहा है उसको माइनस का बोल दिया करते थे बच्चों, है ना। इसी तरीके से KVL लगाने के भी अपने कुछ नियम हैं। कैसे लगाएं KVL, ध्यान से देखना। कहाँ लगेगा KVL? लूप में। फॉर एग्जाम्पल से मैं एक डायग्राम डिजाइन कर लूँ, कुछ भी जो मेरा मन करेगा। यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा है। ये लो, यहाँ बैटरी ले लेते हैं, कैसा करते हैं, ऐसे ले लो, चलो कुछ भी। एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया, एक बैटरी यहाँ भी ले लो, चलो एक रेजिस्टेंस और ले लो यहाँ पर, कुछ भी आपने ऐसा लूप ले लिया। फॉर एग्जाम्पल्स इनके वैल्यू मान लो, चलो आप R1, R2, R3, R4। बैटरी का वोल्टेज बच्चों इसके ऊपर लिखा होगा ऑलरेडी, E1, E2। पता है ना ये क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया आपने, विद्युत वाहक बल। क्या होता है बच्चों? विद्युत वाहक बल। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, कोई लूप है। अच्छा, लूप एक हो ये भी कतई जरूरी नहीं है, लूप एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब एक से अधिक लूप होंगे ना बच्चों, तो पहला पॉइंट तो मेरा ये होगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले हम बच्चों लूप का चयन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लूप का चयन। अगर एक से अधिक लूप है, 3-4 लूप है, तो सबसे पहले हम लूप चुनेंगे। भाई मैं इस लूप की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर क्या करूंगा, जो लूप चुना है, जैसे मान लो मैंने ये लूप चुन लिया, इसमें घूमने की दिशा तय करूंगा। मतलब सभी लूप में आपको एक दिशा ही घूमना है। अगर आप किसी एक लूप में, मान लो मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज ऐसे, तो फिर दूसरे लूप में भी मुझे क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो स्टेप नंबर सेकंड, घूर्णन की दिशा तय करेंगे। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लूप का चयन करोगे, पर लूप का चयन तभी कर सकते हैं जब एक से अधिक लूप हो। अकेला लूप हो तो क्या चयन करना उसका। तो फिर सेकंड पॉइंट बोलता है घूर्णन की दिशा तय करेंगे कि आपको उसमें क्लॉकवाइज घूमना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, आपको बच्चों विभव चाहिएगा। एक्चुअल में मैं अप्लाई करूंगा सिग्मा IR बराबर सिग्मा B। क्या लगाने वाला हूं बच्चों में, प्रतिरोध का विभव बराबर बैटरी का विभव। ध्यान से देखना, प्रतिरोध का विभव बराबर बैटरी का विभव। तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि इसमें बहने वाला करंट I है, किधर भी मान लो आप, यूं मान लो कि यहां से I करंट बह रहा है। I कितना करंट जा रहा है इसमें, कुछ ना कुछ तो करंट होगा ना। मैंने I मान लिया बच्चों, इसमें करंट I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो प्रतिरोध के लिए तो जो विभव है वो B बराबर IR आएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। जैसे इस प्रतिरोध का विभव हो जाएगा IR1, इसका हो जाएगा IR2, इसका हो जाएगा IR3, इसका हो जाएगा IR4। और बैटरी का वोल्टेज इनके ऊपर E1, E2, E3 लिखा हुआ है। समस्या है चिन्ह में, किसमें, चिन्ह में। तो अगर आप घूम रहे हो और आपको लगे कि हमारे घूमने की दिशा और करंट की दिशा, हमारे घूमने की दिशा और प्रतिरोध में करंट की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप चिन्ह लोगे प्लस का। मैं लिखता हूं इस बात को, प्रतिरोध
दो विभव चाहिए ना प्रतिरोध और बैटरी का, तो प्रतिरोध के लिए विभव ब्रैकेट में V बराबर IR, मतलब इस सूत्र से विभव आने वाला है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। प्रतिरोध के लिए विभव धारा की दिशा में जाने पर धनात्मक तथा विपरीत दिशा में जाने पर ऋणात्मक लिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, ध्यान रखना। ये पॉइंट तो फालतू के हैं, लूप का चयन करते हैं, घूर्णन की दिशा चयन करते हैं, इनमें कोई दम वाली बात नहीं है। दम वाली बात कहाँ है कि जो प्रतिरोध का विभव है ना V बराबर IR, अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो आप उसे किसका मानोगे? प्लस का मानोगे, और उल्टा जा रहे हो बच्चों तो किसका मानोगे? माइनस का लिया जाएगा। प्रतिरोध की बात हो गई। जबकि बैटरी के लिए, अच्छा परिमाण तो बैटरी के ऊपर लिखा ही होगा E1 E2, अब बात है प्लस माइनस की, तो बैटरी के लिए शॉर्ट ट्रैक टाइप में है अंतिम सिरा चिन्ह के रूप में लिया जाएगा। ये पॉइंट समझ में आए सबको? मैं रिपीट कर रहा हूं और फिर मैं उसमें KVL लगा के दिखाऊंगा। KVL लगाना बच्चा और बच्चे को आना चाहिए, अगर KVL नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले लूप का चयन करोगे, फिर घूमने की दिशा तय करोगे। सूत्र लगाऊंगा प्रतिरोध का विभव बराबर बैटरी का विभव। प्रतिरोध के लिए वैसे परिमाण तो V बराबर IR है, आपको लगे कि आप करंट की दिशा में जा रहे हो तो प्लस का, और उल्टा जा रहे हो तो माइनस का। और रही बात बैटरी की, तो अंतिम सिरा चिन्ह के रूप में काम में लूंगा। देखो मैं इसमें लगा के देखता हूं, आप यहां से कहीं से घूमना स्टार्ट कर लो लूप में, जहां से आप चाहो, पर घूमकर आपको वापस वहीं आना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, पूरे लूप में राउंड लगाना है, जहां से आप स्टार्ट कर दोगे खत्म भी आपको वहीं करना है। चलो बच्चों, मैं यहां से स्टार्ट कर दूं और ऐसे घूम करके वापस यहीं आ रहा हूं, ध्यान से देखना। तो जब मैं ऐसे गया तो इस प्रतिरोध आया रास्ते में, प्रतिरोध का विभव कितना है? परिमाण की बात करूं तो बच्चों IR1, क्यों करंट कितना है इसमें I, और प्रतिरोध कितना है इसका IR1। तो बच्चों वैसे तो बन गया कितना है ये IR1। अब बात है कि साहब प्लस का है कि माइनस का है। देखो आप ऐसे घूम के आने वाले हो ना क्लॉकवाइज का, मतलब ये तो होगा, और करंट भी ऐसे जा रहा है, जिधर आप जा रहे हो उधर करंट है, मतलब ये प्लस में आएगा। समझ में आया? बैटरी की बात बाद में करूंगा, पहले सब प्रतिरोध देख लो। अच्छा प्रतिरोध खत्म हो गया, यहां वापस प्रतिरोध आया, आप जा रहे हो उधर ही करंट जा रहा है, चिन्ह प्लस का है और इसका वोल्टेज होगा बच्चों IR2। फिर वापस प्रतिरोध आया IR3, फिर वापस प्रतिरोध आया IR4, आया कि नहीं आया? बराबर बैटरी का विभव। तो बैटरी देखो ध्यान से, आप देखो E1 है, पर प्लस की या माइनस की? आप ये घूम रहे हो ना, तो पहले इसका प्लस पड़ा और बाद में क्या पड़ा? माइनस। जो बाद में पड़ा ना वो चिन्ह है, तो बाद में क्या पड़ा? माइनस, तो माइनस का E1। इधर आए तो देखो ये प्लस और ये माइनस, बाद में क्या पड़ा? माइनस, तो माइनस E2। फिर देखो ये बैटरी पड़ी, पहले माइनस और फिर प्लस, तो ये प्लस में आएगी बच्चों E3। कुछ खेल समझ में आया ना? कोई भी लूप लेकर आप उसमें क्या लगा सकते हो? KVL अप्लाई कर सकते हो। अभी क्वेश्चन करूंगा, कॉन्सेप्ट तो तब क्लियर होगा आपका भाई ना। तो अभी आप क्या करो कि लिख लो, चलो बोर्ड से एक बार हेडिंग लगा दें, KVL लगाने के नियम। KVL लगाने के नियम, और ये तीनों पॉइंट ढंग से लिख दें जैसे मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड से। भले स्क्रीन पॉज कर रहे हैं और पूरा ढंग से लिखकर ऐसा एक डायग्राम बना के समीकरण भी लिख लें आपकी सहायता के लिए। नोट करो। ठीक है भाई, लिख लिए होंगे? स्क्रीन पॉज करके लिख लो, नहीं लिखा है तो। और इसमें एक बात और ऐड कर लेना, जो किरचॉफ का प्रथम नियम था KCL,
वो आधारित था बच्चों आवेश संरक्षण पर, और जो केवीएल है ना, ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। इस बात को भी आप लिख लेना। ऊर्जा संरक्षण पर पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है इसका, और दूसरा नियम इसका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर पहले अपन ढंग से, फिर कहानी समझ में आएगी ना। साफ कर दो इसको। देखिए किरचॉफ के जो दूसरा नियम है ना, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। कई क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं, उन्हें अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल नंबर 6.2 दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बहुत ध्यान से देखना। पेज नंबर 119 पर ये शायद एग्जांपल नंबर 6.2 पेज नंबर 119। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो ये मानना कि किरचॉफ का दूसरा नियम आपको क्लियर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक डायग्राम बना के दिया हुआ है आपको बढ़िया सा। यहां एक बैटरी है बच्चों 14 वोल्ट की, ये बड़ा तो हो जाएगा प्लस और छोटा हो जाएगा माइनस। यहां एक प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम का, जिसमें बहने वाला करंट आपको दिया हुआ है I2। फिर यहां एक बैटरी है, ये छोटा ये बड़ा है, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है। कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों? 10 वोल्ट की। फिर यहां एक प्रतिरोध दिया हुआ है, कितने ओम का बच्चों? 6 ओम का। फिर नीचे एक प्रतिरोध दिया हुआ है, कितने ओम का? 2 ओम का। और इन सबको इसने मिला रखा है, ठीक है ना। I2 करंट गया, इसे E, इसे स्मॉल f। यहां I2 करंट आ रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया है D। इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर करंट हो गया बच्चों I3। इसको नाम दिया इसने स्मॉल b, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया C, और इस तरीके का एक डायग्राम बना के दे रखा है आपको। क्लियर है भाई ना? क्वेश्चन बोल रहा है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बहने वाली विद्युत धाराओं के मान किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। आपको एक डायग्राम बना के दे रखा है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत काम का है। और इसमें जो करंट है I1, I2, I3, इन सब की वैल्यू मुझे निकालनी है किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि किरचॉफ का पहला नियम लगाना है कि दूसरा लगाना है, कुछ भी लगाओ, किरचॉफ के नियम लगाने हैं लेकिन, है ना। और आपको I1, I2, I3 के मान निकालने हैं। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले आपको इसमें 2 लूप नजर आ रहे होंगे। पहला लूप है कोई से, मान लो नीचे है ऊपर वाला, जो भी है। सबसे पहला स्टेप कहता है कि लूप का चयन करते हैं, तो मैंने दिमाग में लूप चुन लिया। 2 लूप है साहब, एक तो हो जाएगा, कहीं से स्टार्ट कर दो, A, C, D, B, A, जहां से स्टार्ट करना है खत्म वहीं करना है। और दूसरा हो जाएगा C, E, F, D, C। 2 लूप हो गए बच्चों, लूप का चयन कर लिया। घूर्णन की दिशा आप क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा क्लॉकवाइज मानूंगा। इसमें मुझे क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब मैं C से स्टार्ट होकर कहाँ जाऊँगा? D पर, फिर B पर, फिर A पर, फिर C पर आऊँगा। और इसमें मुझे क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब C से स्टार्ट होकर E पे, F पे, D पे, फिर वापस कहाँ आऊँगा? मैं C पर। ठीक है, अब KVL लगाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लूप, नीचे वाले की बात कर लें, कौन सा? A, C, D, B, A में KVL से, जो नीचे वाला लूप है इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या? KVL। लगाएं KVL। देखिए राउंड लगाना है मुझे, A से स्टार्ट होकर वापस A पर आना है। पहले राउंड में सिर्फ प्रतिरोध देखने हैं, B बराबर IR लगाना है। अगर आपको लगे कि आप करंट की दिशा में हो तो प्लस का, और उल्टा हो तो माइनस का। फिर दूसरे राउंड में बात करेंगे हम बैटरियों के बारे में। तो A से C गया,
कोई प्रतिरोध नहीं है, खत्म कहानी। सी से डी जा रहा हूं, बैटरी अभी मत देखो, सिर्फ प्रतिरोध को देखो। प्रतिरोध कितना है 6, इसमें करंट कितना है I1, तो मेरे हिसाब से इसका विभव जो हुआ वो हुआ 6I1। कितना हुआ 6I1, प्लस का कि माइनस का। तो आप ऐसे ऐसे घूमे, करंट भी देखो इधर ही जा रहा है, आप भी देखो इधर जा रहे हो, इसका मतलब ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। बहुत बढ़िया, सी से डी पहुंच गए, एक ही प्रतिरोध मिला। डी से बी में कोई प्रतिरोध नहीं है, और बी से ए में फिर प्रतिरोध है कितने ओम का 2, और करंट ये I3 तो आ रहा होगा यहाँ होकर के, भाई इस पॉइंट तो है ना ये, तो कितना बन जाएगा प्लस का, क्योंकि एक ही दिशा में है 2I3। अरे समझ में आया सबको? यहाँ से गया 6I1, यहाँ से आया 2I3, राउंड पूरा हो गया। अब बैटरी की बात करते हैं, कोई बैटरी नहीं है, यहाँ बैटरी है 10 वोल्ट की, प्लस क्या माइनस, तो अंतिम लास्ट में प्लस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बराबर लगा करके प्लस का 10। कोई बैटरी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। बताओ राउंड समझ में आया कि नहीं आया? इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो क्या 3I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? अरे इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई सबको? मेन इंपॉर्टेंट बात है ये इस लेक्चर की। फिर हम ऊपर वाला लूप ले लेते हैं। चलो बच्चों हम बात करते हैं कौन से लूप की? लूप यहां से स्टार्ट कर दूं, CEFDC की, CEFDC की मैं KVL से, मतलब नाम में कोई रटने का प्रयास मत करना, जहां से स्टार्ट हो घूम फिर के वहीं आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बच्चों पहले हम C से E चलते हैं। जब हम C से E चले तो देखो हम करंट की दिशा में हैं, चिन्ह प्लस का आएगा। 4 प्रतिरोध है, I2 करंट है, तो 4I2 समझ में आ गया होगा सबको। फिर देखो इसमें कोई प्रतिरोध है ही नहीं है, इसमें कोई प्रतिरोध है ही नहीं है, यहाँ प्रतिरोध है। आप D से C आ रहे हो, करंट इधर जा रहा है, तो आप करंट से उल्टे चले, इसलिए चिन्ह किसका आया? माइनस का। भाई आप तो घूम के ऐसे आओगे ना, करंट फिक्स इधर जा ही रहा है, तो आपका चिन्ह अपोजिट आया। और कितना 6I1, और कोई प्रतिरोध ही नहीं है इस वाले रूप में, बराबर। अब चर्चा करते हैं बच्चों बैटरी पर। कोई बैटरी नहीं है, बैटरी है लास्ट में नेगेटिव पड़ रहा है, तो माइनस की 14। कोई बैटरी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, और ये बच्चों माइनस की 10। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर लें, 2 से कैंसिल करके। कितना बन जाएगा बच्चों? 2I2 माइनस 3I1, 14 और 10 24, 2 से काटूंगा माइनस 12। समीकरण नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए, आपको 2 लूप नजर आ रहे थे, आपने इन दोनों लूपों में KVL लगाया, और KVL लगा करके आपके 2 समीकरण बन गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करूं बच्चों, सोचो। बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है करंटों की। 3 तरह के करंट आ रहे हैं, I1, I2, I3। तो आपको 3 मान निकालने होंगे, एक I1 का, एक I2 का, और एक I3 का। तो बच्चों सिंपल मैथ है कि जितनी वैल्यू निकालनी होती है ना, उतने समीकरण चाहिए। वैल्यू मुझे 3 निकालनी है, I1, I2, I3। समीकरण 2 है तो काम चलने वाला है नहीं, एक समीकरण और चाहिए, पर लूप तो खत्म हो गए। कोई बात नहीं, KVL ना सही KCL तो लग जाएगा। पहला नियम, आपको इस चित्र में कितने संधि बिंदु नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखो, 6 नजर आ रहे होंगे ना? कितने संधि बिंदु नजर आ रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 ना? अबे नालायक को ढंग से देखो, ये कोई संधि बिंदु नहीं है, ये तो मोड़ है, घुमाव है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ही संधि बिंदु हैं, C और D। कौन कौन सा? C और D। तो संधि बिंदु C पे लगा दो KCL, चाहे D पे लगा दो, ये आपकी मर्जी है। चलो मैं C की सोचता हूं, संधि बिंदु C पर KCL से लगाएं KCL। C पे बैठ जाओ, बैठ के साहब देखो करंट I3 आ रहा है, जो आने वाला है वो प्लस का होगा I3। I2 जा रहा है तो माइनस का होगा I2, और I3 भी जा रहा है तो माइनस का होगा I3। बराबर कितना आएगा? 0। बराबर कितना आएगा? 0। हाँ या ना? समीकरण नंबर 3।
ये क्या निकला बच्चों, समीकरण नंबर 3 मान लो चलो इसको। अब आपको 3 समीकरण दिए गए हैं और 3 वैल्यू निकालनी है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, तरीका कैसे ठीक रहेगा मैं आपको समझाता हूं, सुनो। पहला समीकरण है बच्चों, कहां से कैसे कर रहे हैं, कैसे कर लो, I1 में और I3 में। इस समीकरण को भी I1 और I3 में लेके आइए। एक जैसे वेरिएबल में होनी चाहिए समीकरण, तभी सॉल्व कर पाओगे। कई तरीके हैं यार करने के। मैं समीकरण गलत रखा शायद। I3 आने वाला करंट है, I2 प्लस I1, ये जा रहा है ना माइनस का, I1 आएगा, हाँ या ना। ऐसा करो, चलो सुनो, समीकरण नंबर 2, अरे कैसे करें, करना क्या है, हो गया। चलो ये जो समीकरण है I1 और I3 में है ना, इसको भी I1 और I3 में बदलिए। I1 तो चाहिए, I3 आना चाहिए, I2 नहीं चाहिए। तो समीकरण नंबर 2 से देखना ध्यान से, समीकरण 2 से I2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, I2 को बदल ले जाऊं तो I3 माइनस I1, समीकरण 3 से निकाला है मैंने। समीकरण नंबर 3 से I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखना बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 में। क्या आता है देख, 1 में क्यों रखना है बच्चों, 2 में रखना है भाई। तो 2 में 2 तो अपना है, देखो पहले से करो, माइनस 3I1 लिख दो, फिर प्लस 2, और I2 की जगह क्या जमाना है मुझे, I3 माइनस I1, माइनस 3I2 प्लस 2I माइनस 3I1 2I2, ठीक है, इक्वल टू -12। सॉल्व करो फटाफट, माइनस 3I1 2I3, ढंग सेट करना, कितना आ गया, माइनस 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -12, समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से आप समीकरण 1 और 4 को देखना। 1 किस में है, I1 में और I3 में। 1 किस में है बच्चों, I1 में और I3 में, और 4 भी किस में है, I1 में और I3 में। तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ, गुणांक बराबर करने होंगे ना। तो इसमें देखो I3 को गायब कर लें, इसमें 2I3 है तो इसको 2 से गुणा कर दें और फिर 1 में से 4 घटा दें। देखना, समीकरण 1 का गुणा करो 2 से, समीकरण 1 का गुणा करो आप 2 से, और इसमें से 4 माइनस करके देखो कितना आता है। 2 से गुणा करो इसको, कितना बन जाएगा, 6I1 2I3 10, ये कितना है, -5I1 2I3 इक्वल टू -12। बेटा घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, पता होगा आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है, 10th क्लास में खूब पढ़े आपने। ये कैंसिल हो गए, 6 और 5 कितने हो गए, 11I1, और 12 और 10 कितने हो गए, 22। तो जो I1 की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 2 एम्पियर। I1 की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है बच्चों, 2 एम्पियर। एक मान तो हमारा ये आ गया। अब मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप I1 की वैल्यू 2 एम्पियर समीकरण नंबर 1 में जमा के देखें। समीकरण 1 से जमाना बच्चों क्या आता है, 3I1 मतलब 3I1 हो जाएगा 6, I1 का मान 2 जमा दिया है, प्लस I3 इज इक्वल टू 5। तो I3 का मान कितना आ गया, -1 एम्पियर। बच्चों -1 एम्पियर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आपको, कि चित्र में जो I3 दिख रहा है ना, एक्चुअल में I3 वैसे नहीं है, उसकी अपोजिट दिशा में है। ढूंढो देगा I3 कहाँ है, फील कराता हूँ। I3 ये है ना, ये तो एक्चुअल में I3 ऐसे ना होकर के ऊपर की ओर है। एक्चुअल में I3 नीचे ना जाकर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। चित्र में दिखाए अनुसार ना होकर उसकी विपरीत दिशा में है। I3 का मान आ गया, I1 आ गया, I3 आ गया। अब आप समीकरण नंबर 3 में जमा दो, बली से जमाना देख कितना आता है। समीकरण 3 से तो 3 मान जमाओ, कहाँ है 3, ये रहा I3 का मान है -1, माइनस I2 तो निकालना ही है, माइनस I1 का मान कितना है 2, बराबर कितना है 0। सॉल्व करो तो जो I2 निकल के आएगा वो आएगा बच्चों -3 एम्पियर। ये आपके 3 मान आ गए, I1 I2 और I3। I2 और I3 जो नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है
कि ये चित्रानुसार ना होकर चित्र की विपरीत दिशा में है। जिधर आपके करंट दिख रहे हैं ना उधर ना होकर विपरीत दिशा में है। क्लियर है? आप नोट कर लीजिए चलो जल्दी से इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको किरचॉफ का जो नियम है वो ढंग से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक है, लिखो जल्दी। ठीक है ना भाई? ये हुआ 6.3 एग्जाम्पल। एक और देखिए, स्क्रीन पॉज करके फटाफट नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल था वो था आपका 6.2। अब बात करता हूं मैं एग्जाम्पल 6.3 की। इससे आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। सुन ले एक बात, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई, स्क्रीन पॉज करके पूरा ढंग से लिख लेना। आगे देखते हैं। 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी, 10 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। घनीय जाल के विकर्ण के सम्मुख जुड़ी हुई है। घन बनाना है मुझे। परिपथ जाल में 1 ओम के 12 प्रतिरोध हैं। पता हो तो घन में 12 भुजा होती हैं, हर भुजा 1 ओम की है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, हमें एक घन बनाना है। घन घन कैसे बनेगा भाई? देखना, है ना? फिर मतलब घर की हर भुजा पर एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ। घन बनाते हो ना आप, ऐसे सिंपल है। हर भुजा पे एक प्रतिरोध जोड़ दो, ये लो, ये बन गया घन। अरे कहानी समझ में आई क्या नहीं आई? जितने भी प्रतिरोध हैं वो सब 1 ओम के हैं। और सवाल तो चेंज भी हो सकता है, ये 1 2 3 आर कितना ही बोल दे, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सारे प्रतिरोध 1 ओम के बना दो। 1 ओम, ये लो भाई, सब 1 ओम के। विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण मतलब ये सरा और ये सरा। आपने एक बैटरी जोड़ रखी है बच्चों, 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं है उसका। नगण्य का मतलब 0। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि आपको निकालना है घन का प्रतिरोध। क्या निकालना है? मैं इसको साफ कर रहा हूं बाकी पार्ट को। पहले क्वेश्चन का है आपको बच्चों क्या निकालना है? घन का प्रतिरोध निकालना है। ध्यान से देखें कैसे निकलेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं। आप ये मान लें कि जो बैटरी जुड़ी हुई है उसके प्लस से कोई करंट बाहर निकलेगा। अब उस करंट को आप आई भी मान सकते हो, और कई किताबों में ये 3 आई करके लिखा होता है। मैं आई मान रहा हूं कि माना यहां से कितना करंट बाहर निकलेगा बच्चों? आई, यहां तक तो आई जाएगा। फिर यहां ये करंट कितने भागों में बंट जाएगा? 3 समान भागों में, क्योंकि सभी प्रतिरोध बराबर बराबर हैं। तो जितना इधर रेजिस्टेंस है उतना ही उधर है, इतना इधर है। तीनों जगह बराबर रेजिस्टेंस है, करंट बराबर बांट दो। तो इधर करंट कितना जाएगा बच्चों? I/3। इधर करंट कितना जाएगा? I/3। और ऊपर करंट कितना जाएगा? I/3। ये कहानी समझ में आई? अक्सर किताबों में वो कुल करंट को 3 आई मानता है, ताकि जब वो बांटे 3 आई को तो आई करके प्रत्येक ब्रांच के हिस्से में करंट आ जाए। पर मैंने आई मान लिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सोचें, विचार करें। इधर I/3 करंट आया, यहाँ 2 भागों में बटेगा। देखो ध्यान से, तो इधर I/3 का आधा होगा I/6, और इधर I/6। समझ में आ गया ना? I/3 यहां से आया, ये 2 भागों में बट जाएगा बच्चों। I/6 और I/6, यहां से I/3 2 भागों में बट जाएगा। देखो
I/6 और I/6। समझ में आ रहा है ना? इस पॉइंट को ध्यान से दिमाग लगाना। इधर से कितना करंट आ रहा है I/6, इधर से कितना करंट आ रहा है I/6, जुड़ जाएंगे तो यहाँ करंट कितना आ जाएगा बच्चों I/3। सेम डायलॉग, I/6 इधर से आया, I/6 इधर से आया, कितना हो गया I/3। ऐसे I/6 और I/6 कितना हो जाएगा बच्चों I/3। अब इधर से I/3 I/3 I/3, कुल करंट कितना बाहर निकलेगा I, और I ही निकलना चाहिए था। जब घन में प्रवेश I करंट कर रहा है तो घन से जो लास्ट में करंट बाहर निकलेगा वो भी तो I ही होना चाहिए। और समझ में आया ना ढंग से, और दिख भी रहा है अच्छे से ना? अब देखना, अच्छा आप चाहो तो इस घन को कोई नाम दे दो। कैसे नाम दें? ये लो, इसे मान लो A B C D E F G, अरे कुछ भी H, जो तुम्हारी मन की मर्जी हो वो मान लो। और बैटरी को आप नाम दे दो कैपिटल E, चलो कुछ भी दे दो, है ना? अब आप एक लूप देखना ध्यान से, कौन सा? H G B C और E बैटरी और वापस H। देखा ना? मैं बात कर रहा हूं बच्चों कौन से लूप की, ध्यान से देखना। लूप H, आप ढंग से देखिए, डायग्राम आपको समझ में आ चुका है? नहीं आया है तो वीडियो वापस देखिए, डायग्राम कैसे बनाया मैंने। H G B C, मतलब आउटर आउटर में चले गए, और बैटरी के पास जा रहा हूं मैं, E बैटरी है, ध्यान रखना, E H में KVL से, इस लूप में मुझे KVL लगाना है। स्टार्ट करते हैं। H से G चले पहले। जब आप H से G गए बच्चों तो आपको प्रतिरोध मिला कितना? 1 ओम का। करंट कितना है I/3। हम जा रहे हैं इधर, करंट भी जा रहा है इधर, तो चिन्ह तो आएगा बच्चों प्लस का। और कितना वोल्टेज होगा इसका? 1। सर करंट कितना है I/3 का गुणा किससे करना है? 1 से। फिर हम इधर आए तो फिर भी प्लस में, अब आपको समझ में आ गया होगा, I/6 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से। फिर इधर गया तो प्लस में I/3 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से। सारे प्रतिरोध खत्म हो गए ना, और प्रतिरोध है ही नहीं है। बराबर बैटरी पड़ी, और बैटरी के लास्ट में क्या पड़ रहा है? 12, प्लस का 12, कि पहले माइनस पड़ेगा फिर प्लस पड़ेगा। सॉल्व करके देखें तो I/3 I/6 I/3 बराबर 12, एलसीएम 6 आएगा, 2I 2I बराबर 12, 2 4 5I/6 बराबर 12। बढ़िया, आप I का मान निकालो, चलो यहाँ से 12 गुना 6/5 है। हाँ या ना? आपको तो कुल प्रतिरोध चाहिए। देखो ध्यान से, घन का प्रतिरोध आपने ओम का नियम पढ़ा है, तो वहां से आता है R = B/I। तो R = B मतलब बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। और करंट कितना आया है? 12 गुना 6/5 ऊपर घूम जाएगा, 12 ने 12 को मार दिया, तो R बराबर आ गया बच्चों 5.6 ओम। जो इस घन का विकर्ण के अनुदिश प्रतिरोध आया है वो कितना आएगा? 5/6 ओम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। हर ब्रांच में करंट चाहिए तो 3 तरह करंट दिख रहे हैं मुझे, तो I दिख रहा है कहीं, तो I/3 और I/6। I तो ये है ही है, इसी से I/3 निकाल लो। कोई सी ब्रांच में पूछे कहिए भाई ये AD में कितना करंट है? I/6 है, 6 का भाग देख लो, 12/5 एम्पियर आंसर आ गया। तो किसी भी शाखा में आप क्या निकाल सकते हो? करंट। क्लियर है बच्चों? तो इन लेक्चर यहाँ तक हम किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ चुके हैं, किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीन पॉज करके बढ़िया सुंदर शानदार ढंग से ये क्वेश्चन अपनी बुक को नोटबुक में नोट कर ले भाई, ठीक है? बाकी अपन अपना अगला लेक्चर जो होगा उसमें देखेंगे। इंपॉर्टेंट है दोनों लेक्चर पढ़ना पहले ढंग से, तब आपको तीसरा लेक्चर समझ में आएगा इसका। चलो धन्यवाद।